नमस्कार, हाय हेलो सत श्री अकाल सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। रात के 9 बज गए, वक्त हो गया आपके पसंदीदा शो जागते रहो का। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को और खबरों के पीछे की खबरों को, सिलसिले को समझने की कोशिश। रूस यूक्रेन युद्ध में आज का दिन भारत के लिए सबसे बुरा साबित हुआ। खार्किव में हुई गोलाबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई। प्रधानमंत्री मोदी ने परिवार से बात करके उन्हें दिलासा दिलाया है। इस मौत के बाद भारतीय छात्रों के परिजन और भी ज्यादा परेशान और चिंतित हो गए हैं। देखिए, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी युद्ध स्तर पर जुट गए हैं। मोदी सरकार के 4 मंत्री यूक्रेन सीमा से सटे देशों के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन ये उपाय भी काफी नहीं है। अब एक साथ भारतीय छात्रों को लाने के लिए एयरफोर्स का सबसे बड़ा विमान ग्लोब मास्टर भी तैयार है। बताएंगे ग्लोब मास्टर क्या है। अच्छा, कीव पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना पूरा दम लगा रही है। रूसी सेना का बहुत बड़ा काफिला चारों तरफ से कीव को घेर चुका है और वो किसी भी वक्त कीव को अपने कब्जे में ले सकता है। आखिर पुतिन कीव पर कब्जा क्यों चाहते हैं, समझेंगे अपने रक्षा विशेषज्ञों से। जिनेवा संधि के तहत युद्ध में जिन घातक हथियारों पर पाबंदी थी, वो हथियार काल बनकर यूक्रेन को तबाह कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा है कि पुतिन युद्ध अपराध पर आमादा हो गए हैं। आपको बताएंगे कि वो घातक बम और हथियार क्या है जिसने यूक्रेन को तबाह कर दिया है। तो ये तमाम खबरें आज रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर के हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे वहां फंसे अपने भारतीयों का हालचाल भी। सबसे पहले बात मिशन एयरलिफ्ट की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आज की रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर भारी है। कीव में रूस ने बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें, कीव की तरफ से बढ़ रहा है रूसी सेना का काफिला। 64 किलोमीटर लंबे काफिले में टैंक और गाड़ियां शामिल हैं। कीव में लगातार एयर रेड सायरन गूंज रहे हैं। कीव में टारगेटेड हमले का रूसी प्लान पूरी तरह तैयार है। यूक्रेन सरकार ने लोगों को बंकर में जाने को कहा है। सुबह ही भारतीयों को कीव छोड़ने के लिए निर्देश दिए गए थे। रूसी हमलों से खार्किव में भारी तबाही मची हुई है। खार्किव में शाम 4 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है। कीव के पास आपको बता दें, वासिलकोव में मिसाइल हमला हुआ है। रूस यूक्रेन के बीच कल फिर बातचीत होगी। युद्ध के बीच कल होगी दूसरे राउंड की बातचीत। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से भी इस बीच बात की है। मैक्रों से उन्होंने बात की है और ये जो संकट आन पड़ा है इस युद्ध से, इस पर चर्चा की गई है। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच जंग में एक भारतीय की आज दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई। खार्किव में गोलीबारी के दौरान इस छात्र की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को ट्वीट करके इस बुरी खबर की जानकारी दी। मंत्रालय छात्र के परिवार के संपर्क में है। मृतक का नाम नवीन शेखरप्पा है। 22 साल इनकी उम्र थी। छात्र कर्नाटक के हावेरी के चालागेरी का रहने वाला था। नवीन की मौत रेस्क्यू के दौरान हुए हमले में हुई है। विदेश मंत्रालय ने छात्र की मौत पर दुख जताया है। दोपहर में उसकी मौत की खबर के बाद नवीन के चचेरे भाई शिव कुमार ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से फोन पर बात की। विदेश मंत्रालय की तरफ से उन्हें बताया गया कि नवीन किराने का कुछ सामान लेने गया था, इसी दौरान मिसाइल अटैक की चपेट में आ गया। परिजनों ने पूछा कि क्या उसका शव मिल सकता है। इस पर विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि वॉर जोन का मामला है, इसलिए हालात थोड़े कठिन हैं, लेकिन हमने शव को कब्जे में ले लिया है और अपनी तरफ से सभी संभव प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही संभव होगा हम इसे भारत लाएंगे। परिजनों ने पूछा कि क्या ये जानकारी 100% सही है कि मृतक नवीन ही है। इस पर बताया गया कि स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने और नवीन के दोस्तों ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। नवीन की तस्वीर आप देख रहे हैं। कर्फ्यू में ढील के दौरान नवीन खाने पीने का सामान लेने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर पहुंचा था और मिसाइल हमले का शिकार हो गया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में जान गंवाने वाले भारतीय छात्र नवीन के पिता से पीएम मोदी ने बात की।
पीएम से बात करते वक्त नवीन के पिता काफी भावुक थे। इस दौरान उनकी आंखों में अपने बेटे को खोने का गम साफ देखा जा सकता था। एक पिता के लिए ये काफी मुश्किल पल है कि अपने बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेजे और वहां युद्ध हो जाए और उसमें उनका बेटा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मारा जाए। ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಂ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೋಯ್ತ್ರಿ. ನಾವಂತೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೇಳೋಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅವನೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ಮನುಷ್ಯ ಫಿರಂಗಿ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ತರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಸರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಉಳಿದವ್ರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಬೇರೆ ಏನ್ ದಾರಿ ಇದೆ ಹೇಳಿ, ನಾವ್ಯಾರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಘಟನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಜು? 4ನೇ ವರ್ಷ MBBS. ಹೌದು ಸರ್, 4ನೇ ವರ್ಷ. ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಂದಾಜು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬಂದು 2 days ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಕನಿಷ್ಠ. Prime Minister office spoke to me. Okay. And Prime Minister had conveyed that he wanted to speak to the parents. I given all the details. Prime Minister will speak to the family, and he has already spoken. Prime Minister has already spoken, and we will do our best to recover the body and bring it back to India. भारत में यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर इगोर पोलिखा ने भारतीय छात्र की मौत पर दुख जाहिर किया है। Deepest condolences to the family of Navin Shekharapa from Karnataka, the 4th-year medical student. He was killed during unprovoked shelling in the besieged city of Kharkov when he was standing in line for food. I am expressing my deepest heartfelt condolences. यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग के दौरान भारतीय छात्रों की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। बल्लभगढ़ की रहने वाली मानसी मंगला 3 दिन से भूखी होने के चलते पोलैंड बॉर्डर पर बेहोश हो गई और उसके सभी दस्तावेज, पासपोर्ट समेत गायब हो गए। आपको बता दें, जिसके बाद पोलैंड की पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया है। इस वक्त मानसी मंगला पोलैंड पुलिस के हेडक्वार्टर में है। बेहोश होने से पहले मंगला ने एक वीडियो जारी किया था, आपको सुनवाते हैं वो वीडियो। Medical University, and I am here at Ukraine-Poland border. Actually, हमारे साथ क्या हुआ, हमें कल पता लगता है कि हमारे सारे फ्रेंड्स यहाँ पर आ रहे हैं और सब पोलैंड के लिए निकल रहे हैं। हमें नहीं, उससे पहले हमारा जाने का कोई प्लान नहीं था। फिर हमें सडनली पता लगता है कि हमारी एजेंसी के सारे एजेंट्स भी जा चुके हैं और हम चेरनोबिल के अंदर अकेले हैं। तो फाइनली हम वहाँ से निकले थे और हमें एक स्पेशल टैक्सी करके वहाँ से आना पड़ा, जिसके लिए हमें 1600। देखिए, हरियाणा के बल्लभगढ़ की छात्रा मानसी को राहत SDM त्रिलोकचंद की मानसी से बात हुई है। पोलैंड के भारतीय दूतावास में मानसी पहुंच चुकी हैं। मानसी के भूख से बेहोश होने की खबर आई थी। इंडिया न्यूज ने मानसी की ये खबर चलाई थी। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग के दौरान भारतीय छात्रों की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। बल्लभगढ़ की एक बिटिया मानसी मंगला, जो 4 साल से वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, कल अचानक वो बेहोश हो गई और उसके सभी दस्तावेज गायब हो गए। इसको लेकर उनकी मां है हमारे साथ में, मीना मंगला। उनसे बात कर लेते हैं। चिंताएं बढ़ रही हैं, परेशान आप दिख रहे हैं, बात हो पाई है क्या बिटिया से? अब क्या हालात है बिटिया? हमारी 2 दिन से उसने परसों बॉर्डर क्रॉस किया था, हम शांति हो गई कि भाई हम कर लिया, लेकिन हम कल उसका सुबह इंतजार करते रहे कि उस फोन आएगा, लेकिन हमें उसका ये नहीं पता था कि वो रात को बेहोश होकर गिर गई। उसके फोन और पैसे सब गए, वो चोरी हो चुके हैं। काफी लेट हो गए जब उसके मेरे साथ के वाली लड़कियों का फोन आया कि आंटी ऐसे ऐसे इसका पासपोर्ट वगैरह खो गया है, इसे पुलिस पकड़ के ले गई है। मानसी जिस वक्त बेहोश हुई
उस वक्त उसका सारा सामान भी वहां से गायब हो गया और उसमें उसका पासपोर्ट भी था। बहरहाल मानसी की मदद करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। मानसी का ये वीडियो। प्रशांत सुमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, रोमानिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, आप इस वक्त कहां पर हैं और क्या स्थिति है? रोमानिया के लॉदर सिटी में है, जगह पे है, बॉर्डर के जस्ट यूक्रेनियन बॉर्डर के जस्ट साथ में ही है। लगभग हमारे कॉलेज से 1 घंटे की दूरी पे ही जगह, और अभी शेल्टर में हमें पहुंचाया गया रोमानिया के, और काफी अच्छी व्यवस्था इन्होंने की है। एक शायद 24 घंटे पहले आके इन्होंने इतनी सारी चीजें की हैं। मैं आपको दिखाता हूँ सब कुछ यहाँ पे। आपके साथ और कितने लोग वहां पर हैं प्रशांत? 100 से ऊपर बच्चे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं पूरा जी। 120 बच्चे से ऊपर बच्चे हैं यहाँ पे, और बाकी सब कुछ ठीक से किया गया है, जो व्यवस्था होना चाहिए वो सब कुछ है। एम्बेसी ने बोला था कि हो सकता है 2 से 3 दिन लगेंगे हम लोगों को इवैक्यूएट करने में, बट लाइन में लगने के बाद फिर स्नोफॉल हो रहा था जब हम लोग लाइन में लगे हुए, तो काफी दिक्कतें हुई वहाँ पे यूक्रेनियन बॉर्डर पे। हमें वहाँ से निकलने में तो बहुत सिचुएशन खराब थी वहाँ की बॉर्डर की। क्या अभी भी आपके कुछ साथी हैं जो वहीं फंसे रह गए हैं? नहीं, अभी हमारे कॉलेज से तो पता नहीं, बट वहाँ पे डेली कुछ स्टूडेंट्स आते आ रहे हैं वहाँ पे, और जो मैक्सिमम कल और परसों निकल गए हैं जितने, तो वहाँ पे लगभग जब मैं फंसा हुआ था तब वहाँ पे 1000 से 2000 स्टूडेंट्स वहाँ पे थे वहाँ पे मौजूद। और अभी तो पता नहीं, क्योंकि हम लोग जब निकल रहे थे तब बहुत कम बच्चे थे, लेकिन थे वहाँ पे कुछ। ठीक है, मैं आपसे प्रशांत बात करूंगा। सागर ठक्कर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सागर, आप कहां पर हैं और क्या स्थिति है? हेलो, हाँ, हम लोग मोल्डोवा पहुंच चुके हैं। मैं और मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, हम लोग मोल्डोवा आए हैं ओडेसा से, यूक्रेन की बॉर्डर क्रॉस करके जी। अब यहाँ से हम लोग आगे की फैसिलिटीज के लिए रुके हैं। वी आर इन टच विद एम्बेसी ऑफिशियल्स एंड द अथॉरिटीज, और हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ से हमें ले जाया जाए रोमानिया बॉर्डर। एंड व्हेन वी गॉट द न्यूज ऑफ खार्किव टुडे, इट वाज बहुत ही दुखी, बहुत ही यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगा इट कुड हैव बीन एनीवन, कोई भी हो सकता था। जो भी स्टूडेंट जा रहा है अपनी जान बचा के ट्रेन में, सो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी को जल्द से जल्द वो साइड के जो स्टूडेंट्स जो रियली फंसे हुए हैं उन लोग को इवैक्यूएट करना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। एंड बाकी सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं who have escaped the Romania border और पोलैंड बॉर्डर जो भी है, उन लोग की अरेंजमेंट्स है वो सबको देखा जाए और सेफली सारे बच्चों को पहुंचाया जाए। वी आर ऑल्सो वेटिंग, हमें अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है फॉर द बसेस और व्हेन वी हैव टू गो, कब जाना है। जस्ट इतना पता है कि उनको हम बताएंगे, पर पता नहीं कब जाएंगे। सो ऑल द स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं सब लोग वरीड है कब जाएंगे। पेरेंट्स आर वरीड, so we are waiting and hoping for the best. अभी आपके साथ सागर कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वहां पर मौजूद हैं? मेरे साथ में जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ हॉस्टल शेल्टर में, वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 स्टूडेंट्स हैं, और दूसरे हॉस्टल्स हैं वहाँ पे आज नया ये आए थे, 3 बसेस आई थी, तो आई गेस 100 to 200 स्टूडेंट्स आर हियर, इंडियन स्टूडेंट्स। सारे अलग अलग हॉस्टल्स में हैं क्योंकि अकोमोडेशन एक ही हॉस्टल में नहीं हो पाया है सबका, बट वी आर इन टच, हम लोग सब एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं, लोकेशन शेयर कर रहे हैं। एंड अभी हमने हमारे नेम्स और लिस्ट सब कुछ सबमिट किया हुआ है टू टेक अस टू रोमानिया बॉर्डर्स, तो उसी वेट कर रहे हैं। चलिए प्रशांत, मैं आपके पास भी लौटूंगा और हम सागर से भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि पीएम मोदी के मंत्री जो हैं वो फुल एक्शन में हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के कार्य में मदद के लिए हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट रवाना हो गए हैं। ट्वीट किया है उन्होंने, संदेश में पुरी ने कहा है कि उनके दौरे का उद्देश्य देश के युवा विद्यार्थियों को सुरक्षित स्वदेश लाना है।
स्लोवाकिया में जो ऑपरेशन होगा, इवैक्यूएशन का जो चल रहे हैं, उसका ओवरऑल कोऑर्डिनेशन भी करेंगे और प्रधानमंत्री जी का एनवॉय होने के नाते उनका संदेश और उनका पत्र को भी वहां के प्रधानमंत्री जी को भी सौंपेंगे, क्योंकि वहां के सरकार के मदद के बिना ये सारा ऑपरेशन करना मुश्किल है। क्योंकि हमारे जो नागरिक हैं, बच्चे हैं, वो यूक्रेन से आएंगे तो उनके पास तो वीजा कागज का बड़ा इशू रहेगा। तो ये सब चीजों का भी कोऑर्डिनेशन करने के लिए वहां के सरकार का समर्थन चाहिए। तो हमारे वहां जमीन पर एम्बेसडर और उनके सारे टीम काम कर रहे हैं और भारत के और भी प्राइवेट सेक्टर के भी अगर कोई हैं उनसे भी हम संपर्क में कर रहे हैं। तो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो एक मंत्री लेवल तक का एनवॉय भेजने का मतलब ही है कि हमारा टॉप प्रायोरिटी हमारे नागरिकों को सही सलामत अपना देश लेके आना है। इससे जुड़ी बड़ी खबर हम आपको पहले भी बता चुके हैं। पोलैंड के वारसा में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पहुंचे हैं। वारसा में 80 छात्रों से वो मिले हैं। वीके सिंह गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में ये सभी छात्र जो ठहरे हुए थे, इनसे उन्होंने मुलाकात की है। देखो, इसीलिए हम लोग आए ताकि हर चीज को आसान किया जाए। ठीक, हमको पता है कि अभी भी 14,000 बच्चे फंसे हुए हैं। कोशिश हमारी ये है कि जितना जल्दी हो उनको निकाला। लेकिन एक चीज समझिएगा, हर देश के कानून अलग होते हैं, हर देश के नियम अलग होते हैं और खासकर बॉर्डर के ऊपर हर देश में समस्या होती है। तो थोड़ा सा हम लोगों को, खैर अब तो आप आ गए, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको बताना पड़ेगा। अब जैसे पोलैंड बॉर्डर पे ज्यादा समस्या चल रही है। क्यों? 15-20 किलोमीटर का जाम लग गया, ज्यादा कहीं लग गया। बच्चे वहां से चलकर आ रहे, अब उनको लगता है कि एकदम से क्रॉस हो जाएंगे, लेकिन यूक्रेन बॉर्डर पर चेकिंग ज्यादा। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर के एक फ्लाइट बुडापेस्ट से दिल्ली पहुंची। इस दौरान छात्र छात्राओं से मिलने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह एयरपोर्ट पहुंचे। तस्वीरें देखिए। आपको आगे जाने के लिए रिजर्वेशन की दिक्कत होगी। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आप सही सलामत वापस अपने वतन आ गए। लेकिन हमारे बहुत सारे देशवासी अभी भी यूक्रेन तथा यूक्रेन से के अगल बगल के देशों में अभी भी फंसे हुए हैं। लेकिन मैं अपनी सरकार की ओर से, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ओर से एक वादा आपसे करता हूं कि हम लोग सभी भारतीय लोगों को निकालेंगे। दिल्ली पहुंचे छात्रों से बात की हमारी संवाददाता उर्वशी खोना ने। सुनिए। 10 दिन से ज्यादा जिस तरह से यूक्रेन कवरेज हम लोग कर रहे हैं, ऐसे में ये एक साई ऑफ रिलीफ हमारे लिए भी है। 24 तारीख को ये सारे जो बच्चे आप लोगों को अभी दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली में सेफली और साउंड तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ये लैंड हुए हैं। इन्हीं बच्चों को 24 तारीख को ITV नेटवर्क, इंडिया न्यूज, न्यूज एक्स ने कवर किया था और बताया था कि किस तरह से इन लोगों को हेल्प चाहिए। बहुत ही ज्यादा गेम है। सबसे पहले वेलकम बैक आप सबको। आप सब लोग इसी तरीके से खड़े थे, मैं आप लोगों से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। जी। ये बताइए दिव्यांशु जी, आप भी आप सारे बच्चे एक साथ आगे जा रहे थे, अभी फिलहाल लैंड हुए हैं सेफली। क्या एक ये पूरा सफर रहा है? 6 दिन मैं आपके साथ लगातार टच में हूँ। आप बता रहे हैं यहाँ पे पहुंचे, ये हुए, ये बसेस है, इंडियन फ्लैग लगा। क्या ये पूरी जर्नी? मैम, जर्नी तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। हम लोग जब अपनी सिटी से निकले, वहाँ से बसेस लेके तो हम आराम से निकल गए, बट बॉर्डर्स पे इतनी ज़्यादा हेक्टिक सिचुएशन है। वहाँ पे मतलब रहने का कोई टेंट नहीं है, स्टे नहीं है। लोग 3-3 दिन से -5 डिग्री सेल्सियस में बस नीचे बैठे हुए हैं। आयुषी और अशुकी हमारे साथ इस वक्त यूक्रेन से जुड़ रही हैं, उनसे उनका हाल जानते हैं। आयुषी, आप इस वक्त कहां पर हैं और किस स्थिति में हैं? मैं इस वक्त बंकर में हूं और बाहर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। मेरे साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, अराउंड 500 स्टूडेंट्स, एंड बाहर बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। एयर स्ट्राइक्स हो रही है एंड बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं जी। और बाहर निकलना बहुत मुश्किल है क्योंकि फायरिंग भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स एंड इंडियंस एंड
यूक्रेनियंस पर। जी रशु की आप इस वक्त कहां पर हैं? जी मैं भी बंकर में हूँ, अभी हॉस्टल 5 के खार्किव में, और हमारे यहाँ पे भी सेम ही हालत है। हम साथी हैं, मैं और आयुष की। यहाँ पे भी ब्लास्ट हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है बाहर, स्पॉट है मिल रहा है, और हमें खबर मिलती है कि स्टूडेंट्स की भी मौत हो चुकी है इस फायरिंग में, जो भी बाहर जा रहे हैं। और हमें पता नहीं है कि हम यहाँ से कैसे पहुँचे। हाँ कि एम्बेसी ने ट्रेन अरेंज की हुई है, लेकिन हम जहाँ पे हैं वहाँ से रेलवे स्टेशन तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि रोड्स पे भी ब्लास्ट हो रहे हैं, कार को हानि पहुँच रही है। मतलब अगर हम यहाँ से निकले तो भी पता नहीं जिंदा वहाँ तक पहुँच सकते हैं या नहीं। आयुषी, खाने पीने का इंतजाम कैसे हो रहा है आप सभी लोगों का? आपने बताया 400-500 स्टूडेंट्स हैं एक बंकर में। हाँ, खाने पीने का इंतज़ाम हमारी हॉस्टल अथॉरिटी कर रही है हमारे लिए। जैसे हमें अभी खाना मिला था, बट आई डोंट नो लिमिटेड फूड सप्लाई है, और हमें कब तक खाना मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और बाहर तो जाना हम सोच रहे हैं कि बाहर मतलब जाए, मतलब टैक्सी से वक्साल रेलवे। आयुषी, मैं रोकूंगा आपको। इस वक्त विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमें सुनना होगा वो क्या कहते हैं। European Union Commission, Sharm el-Sheikh. So in a sense that we are certainly reaching out diplomatically to all concerned to ensure the safety and security and protection of our citizens in Ukraine. I think we have examined every possible option. The safe passage that we are seeking is very, very important, and emphasize to both the Russian and the Ukrainian ambassadors the importance of providing this corridor, this option to enable our citizens to leave Kharkiv and Sumy. And I think the ambassadors recognized the necessity of getting our citizens out of this conflict zone, and we will be in touch with them in this regard. Thank you very much. Sir, look, I will take a very few questions. I saw your hand first, we'll take 4 rounds. विदेश मंत्रालय का अपडेट कि हर भारतीय को वहां से निकालने और बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। आगे भी खबरें और उनसे जुड़े अपडेट्स के साथ लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कीव के सिक्योरिटी टावर पर रूस ने हमला किया है। खार्किव में रूसी हमले में 8 लोगों की मौत की खबर है। यूक्रेन में मानवीय जरूरतों पर रूसी हमला, यूएन का कहना है। यूएन ने यह भी कहा है कि रूसी हमले से यूक्रेन में पानी की सप्लाई पर असर पड़ेगा। रूस यूक्रेन संकट पर ब्रिटिश पीएम का भी बयान आया है। हम यूक्रेन में रूसी सेना से नहीं लड़ेंगे, बोरिस जॉनसन ने कहा है। नेटो को पीछे नहीं धकेल पाएंगे पुतिन, नेटो और मजबूत होकर उभरेगा, जॉनसन का कहना है। रूस पर अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान आया है। रूस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल मेंबरशिप खत्म हो, एंटनी का ये साफ तौर पर कहना है, उनकी ये मांग है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर ये भी आपको बता दें कि ऑपरेशन गंगा में एयरफोर्स को तैयार रहने के लिए कहा गया है, वो भी C-17 ग्लोबमास्टर के साथ। दिल्ली के पालम और गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस से इन खास विमानों को रवाना किया जा सकता है। दरअसल भारत सरकार ने स्टूडेंट्स को लाने के लिए अभी तक एयर इंडिया के विमान लगाए हैं। ये विमान एक बार में 200 से 250 स्टूडेंट्स को ही ला सकते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में स्टूडेंट भारत नहीं लौट पा रहे हैं। माना जा रहा है कि एक बार में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को वतन वापस लाने के लिए एयरफोर्स के इन खास विमान का उपयोग किया जा सकता है। ये विमान एक बार में ही 500 से ज्यादा स्टूडेंट को ला सकता है। 170 फीट चौड़ा है ये विमान, 55 फीट ऊंचा है और 174 फीट इसकी लंबाई है। ग्लोब मास्टर इसे कहा जाता है और आप इसकी खूबियां देख सकते हैं। 70 टन वजन ले जाने में ये सक्षम है। 3500 फीट लंबी हवाई पट्टी पर उतरने की इसकी क्षमता है। इसके अलावा 1500 फीट पर आपातकाल में इसे उतारा जा सकता है। एक बार में 42,000 किलोमीटर तक की ये उड़ान भर सकता है। एक बार में ये 3 हेलीकॉप्टर इसमें समा सकते हैं, 2 बड़े ट्रक इसमें आ सकते हैं। तो ये जो एयर इंडिया का विमान है
उससे बहुत बड़ा विमान है। 500 से ज्यादा इसमें स्टूडेंट्स को लाया जा सकता है। आइए अब आपको ग्लोब मास्टर की काबुल की तस्वीरें दिखाते हैं। कैसे काबुल में फंसे लोगों को निकालने के लिए ग्लोब मास्टर की तैनाती हुई, तो लोगों की भगदड़ मच गई थी उसमें घुसने के लिए। आपको ये तस्वीरें यहां पर देखने को मिलेंगी। ये ग्लोब मास्टर जब काबुल में फंसे भारतीयों को लेने के लिए पहुंचा था, तो उस वक्त किस तरीके से ग्लोब मास्टर के अंदर की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। ये एक सुरंग जैसा जो लग रहा है, ये ग्लोब मास्टर के अंदर की तस्वीरें हैं और इसमें होड़ मच गई थी लोगों के अंदर घुसने की। सभी को इस बात की फिक्र थी कि वो जल्द से जल्द काबुल से निकल सकें। ये देखिए ग्लोब मास्टर के अंदर की तस्वीरें। आइए अब आपको ग्लोब मास्टर की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। यह आसमान में उड़ता है तो कैसा दिखता है, रनवे पर उतरता है तो कैसा लगता है, और इसके भीतर का नज़ारा ऐसा होता है जैसे ये कोई छोटा सा स्टेडियम है। 3 हेलीकॉप्टर, कई टैंक इसमें समा सकते हैं, 3 बड़े ट्रक और भी न जाने क्या क्या। आपको हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये देखिए इसकी हवा में उड़ती तस्वीरें, लैंड करती हुई तस्वीरें और अंदर की तस्वीरें। ये ग्लोब मास्टर जो है ये गजब का है। भारत में जब जब मुसीबत आई, ग्लोब मास्टर ने राहत पहुंचाने में देर नहीं लगाई। आपको बता दें कि हम इसे गजब का क्यों कह रहे हैं। देखिए अप्रैल 2021 में कोरोना काल में ऑक्सीजन के टैंकरों की सप्लाई इसने की। अगस्त 2021 में तालिबान संकट में ये अफगानिस्तान पहुंचा था। करीब 600 भारतीयों को काबुल से सुरक्षित एयरलिफ्ट किया था इसने। 8 साल पहले बिहार में जब बाढ़ आई तो संकट मोचक बना था ग्लोब मास्टर। बिहार की बाढ़ में यह विमान आपात अस्पताल में तब्दील हो गया था। अक्टूबर 2020 में भारत चीन में तनातनी में ताकत बनकर यह उभरा था। सैनिकों के लिए रसद सामग्री लेकर के पहुंचता था। चीन के बॉर्डर पर यह पहुंचा था। काठमांडू, उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार में कई आपदाओं में इसने अपनी अहम भूमिका निभाई है। 2013 में फिलीपींस में आए तूफान में यह विमान सुकून साबित हुआ। तब अमेरिका ने इसी विमान से 670 लोगों को एक बार में ही एयरलिफ्ट किया था। तो इसीलिए ग्लोब मास्टर वाकई में तमाम सारे विमानों का मास्टर ही है, जो अचानक से एकदम लोगों की मदद के लिए मौजूद हो जाता है और अब भी इसे तैयार रहने के लिए कहा गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव को लेकर के अब लड़ाई तेज हो गई है, इसलिए चिंता बढ़ गई है। देखिए रूस ने जंग को आखिरी मुकाम पर पहुंचाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा सैन्य काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ भेजा है। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं, सैटेलाइट की तस्वीरें। या आप तस्वीर की सैटेलाइट की तस्वीरें देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि करीब रूस की सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला है ये, जो लगातार कीव की तरफ बढ़ रहा है। ये सैटेलाइट तस्वीरें आप देखिए, इसमें ये जो लाल घेरा है ये रूसी सेना का वो काफिला। इस लाल घेरे के अंदर जो रूसी सेना लगातार कीव की तरफ बढ़ रही है। 64 किलोमीटर लंबा ये काफिला बताया जा रहा है। जंग शुरू होने के बाद से यूक्रेन की तरफ ये काफिला भेजा गया और अब तक का सबसे बड़ा सैन्य काफिला आप इसे कह सकते हैं, जो लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ रुख कर रहा है। और समझा जाता है कि बहुत जल्द ये कीव पहुंच जाएगा। कीव को चारों तरफ से रूस की सेना ने घेर लिया है। मकसद उनका ये है कि कीव पर कब्जा यानी यूक्रेन पर कब्जा। लंबे रूसी काफिले में सैन्य वाहन हैं, टैंक हैं, आर्टिलरी गन हैं और ये तमाम सारे घातक हथियारों को लेकर के काफिला लगातार कीव की तरफ बढ़ रहा है। तो कीव की तरफ बढ़ रही रूसी सेना खार्किव शहर में बड़ी तबाही मचा रही है। यूक्रेन का दावा है बेलारूस की सेना भी यूक्रेन में घुस चुकी है। वासिल्कोव में रूस का मिसाइल हमला हुआ है। कीव के पास वासिल्कोव में मिसाइल हमला। ओडेसा के यूजोन में भीषण हमला हुआ है। रूस को यूएन सुरक्षा परिषद से हटाया जाए, ब्रिटेन ने मांग की है। ईयू ने यूक्रेन पर रूस के हमले को आतंक कहा है। यूक्रेन पर रूस का हमला जियोपॉलिटिकल आतंक है, ईयू का कहना है। रूस यूक्रेन में कल फिर बातचीत हो सकती है। हालांकि अब तक की जितनी भी बातचीत है वो किसी हल पर नहीं पहुंची है। मेजर मोहम्मद अली शाह और अपूर्व टंडन रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपूर्व टंडन जी, सबसे पहले आपसे सवाल, अब युद्ध को आखिरी मुकाम पर रूस पहुंचाना चाहता है। 64 किलोमीटर लंबा काफिला जो है वो कीव किसी भी वक्त पहुंच सकता है। आपको आगे के हालात कैसे नजर आते हैं?
देखिए, मेरे हिसाब से जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, अभी लड़ाई अपनी अंतिम चरण पे, या एक तरह से एक यू कैन से लाइक अ फाइनल काउंटडाउन, क्योंकि जिस तरह से और जिस संख्या में रूसी सेना अभी काइव की तरफ बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता है कि काइव के पास ये क्षमता है कि इस सेना को और इस इतनी ताकतवर सेना को वो किसी भी तरह से झेल पाएंगे या उनका सामना कर पाएंगे। और जैसा कि पैरेलली एक बातचीत का दौर भी चल रहा है, बातचीत हो रही है, कल भी हमें बताया गया था कि बेलारूस में बातचीत हो रही है। इससे एक इंडिकेशन ये भी लग रहा है कि वो बातचीत सक्सेसफुल नहीं हो रही है। मुझे लगता है वो बातचीत कहीं ऐसी नहीं बढ़ रही है जहां पर कि लड़ाई का कहीं हमें अंत नजर आए। तो वो बातचीत को अब एक तरह से हम समझ सकते हैं कि वो बातचीत हैज बिकम अ फेलियर, एंड दैट इज अ रीजन कि अभी रूस की सेना पूरी जद्दोजहद के साथ अभी कीव की ओर अटैक कर रही है। और मुझे लगता है कि अनलेस ये कोई बहुत बड़ा बदलाव या बहुत बड़ा कोई परिवर्तन आए उनकी टैक्टिक्स में, कीव का गिरना मेरे हिसाब से अब निश्चित है। कीव पर कब्जा निश्चित है। मोहम्मद अली शाह साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, बातचीत क्यों फेल हो रही है यूक्रेन और रूस के बीच, और कब्जा ही क्यों जरूरी है रूस के लिए? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं। 100% कर्नल अपूर्व रंजन साहब ने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है। उन्होंने मेरे जबान से शब्द छीन लिए। देखिए, बात दरअसल ऐसी है, बातचीत क्यों फेल हो रही है इसकी जो मैं वजह आपको बताऊंगा, लेकिन बिल्कुल कीव पे हमले पे कब्जा निश्चित है, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। और जितने जल्दी ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ये बात समझ ले उतना अच्छा है। वो बेवकूफ आदमी नहीं है जैसे लोग सोच रहे हैं कि वो बेवकूफ हैं। वो दरअसल बहुत शातिर हैं, बहुत ही ज्यादा। जितना जहाँ पे लोगों की, हम जैसे कि लोगों की सोच खत्म होगी, उनकी सोच वहां पे शुरू होगी। इनको कोई मतलब नहीं है, ये लीडरशिप नहीं हुई। ये लीडरशिप नहीं हुई कि आप सिविलियंस को खतरे में धकेल रहे हो मरने के लिए, महिलाओं को, बच्चों को, फॉरेन नेशनल्स को, एक्सपर्ट्स को। जी नहीं, ये कोई लीडरशिप नहीं है। उनके और लंबी स्ट्रैटेजी है इसके पीछे, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी उनकी रणनीति क्या हो सकती है। बातचीत क्यों फेल हो रही है? बातचीत फेल होगी क्योंकि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की पहले से ही जा रहे हैं बोल के कि भाई हाँ, मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ निकल के आने वाला है। मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूं, उनको मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा है कि भाई मैं, ताकि मेरे देशवासी ये ना समझे कि मैं शांति के पक्ष में नहीं हूं। आपकी सोच पहले से ही नेगेटिव होगी तो क्या होएगा? उनके विदेश मंत्री क्या कहते हैं मीटिंग से पहले? वो कहते हैं व्लादिमीर पुतिन हिटलर है। अरे भाई, जाहिर सी बात है, अगर आपके देश पे हमला किया है आप उसको नापसंद करोगे, आप उसको हिटलर बुलाओगे, ठीक है। मगर एक डिप्लोमेसी एक चीज होती है ना, डिप्लोमेसी यानी कि आप और मैं अगर हमारी बनती नहीं है और अगर हम सुलह करने आ रहे हैं, हाथ मिलाने आ रहे हैं, क्या हम वहां पे तू मैं कर रहे हैं लड़ पड़ेंगे, एक दूसरे की गिरबान पकड़ेंगे? नहीं करना, वहां तो बातचीत होएगी। अच्छा, तीसरी बात, एक मीडिएटर की कमी। हमें कोई इजराइल आया था सामने, बिल्कुल बेशक। भाई जैसे कि मैच में होता है, एक रेफरी होता है, मैच में वो दोनों के पक्ष के देखता है आमने सामने। भाई मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं भाई, मेरे दो दोस्त की लड़ाई हो गई थी, एक था अलीगढ़ में, दूसरा था मेरठ में, और मैं था दिल्ली में। मैं बुलाया, भाई आ जाओ बात करेंगे। वो आए दिल्ली। भाई आप यकीन मारेंगे, भाई 5 मिनट में दोनों एक दूसरे का गिरबान पकड़ने को रेडी हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो बस नेगेटिव सोच से आए थे, क्योंकि मेजर शाह बुला रहे हैं तो हम चलते हैं, मगर अंदर से वो कन्विंस नहीं थे। एक और बात, भाई बेलारूस की राजधानी ओके मिन्स्क में इन्होंने मना कर दिया प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से, हम वहां पे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बेलारूस ने ही रूसी सेना को अंदर आने दिया था उन पे हमला करने के लिए। अभी भी जो यूरोपियन नेशन, चलिए मैं मोहम्मद अली शाह साहब लौटूंगा आपके पास, अपूर्व जी आपके पास भी हम लौटेंगे, लेकिन इस बीच बता दें कि बताया जा रहा है कि रूस ने खार्किव में प्रतिबंधित हथियारों का भी इस्तेमाल किया है। रूस खार्किव में प्रतिबंधित थर्मोबैरिक हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। इसे वैक्यूम बम भी कहा जाता है। जिनेवा समझौते के तहत वैक्यूम बम के इस्तेमाल पर पाबंदी लगी हुई है। क्या होता है वैक्यूम बम, आपको बता दें, शरीर को भाप बना देता है वैक्यूम बम। थर्मोबैरिक हथियारों के रूप में जाना जाता है। वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन को सोख लेता है। इससे उच्च तापमान वाले विस्फोट होते हैं। सबसे खतरनाक गैर परमाणु हथियार इसे आप कह सकते हैं। इसी को लेकर के अब सवाल भी उठ रहे हैं। अपूर्व जी, इसी को लेकर के, इसी वैक्यूम बम को लेकर के
अब यह कहा जा रहा है यूक्रेन की तरफ से कि युद्ध अपराध कर रहे हैं पुतिन। जी, अगर जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से देखा जाए तो ये डेफिनेटली नॉट परमिटेड है। ये एक वाइल ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, मगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब से बहुत करीब है, राइट। और जो डिस्ट्रक्शन ये थर्मोबैरिक वेपन्स करते हैं, या एरोसॉल बम या फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव भी कहा जाता है इन्हें, जो डिस्ट्रक्शन इनसे होता है, वो जो एनर्जी इस बॉम्ब से प्रोड्यूस होती है, वो एक नॉर्मल कन्वेंशनल बॉम्ब से कहीं ज्यादा होती है। तो उससे क्या होता है कि जो डिस्ट्रक्शन होता है ग्राउंड के ऊपर, वो एक नॉर्मल कन्वेंशनल बॉम्ब से कहीं ज्यादा होता है। और जैसा आपने बताया, एक एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए ये एक्सप्लोजन होता है, तो उसका आप प्रभाव समझें कि आसपास के कितने ज्यादा एरियाज को वो कवर कर सकता है। तो ये एक बॉम्ब का इस्तेमाल करना रूस का, मेरे हिसाब से इस स्थिति में ये सही नहीं है। और इसका जो सभी लोग इसके लिए रूस को कह रहे हैं ये उन्हें नहीं करना चाहिए था, मेरे हिसाब से दिस इज अ राइट कंडेमनेशन एंड दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। ये उन्होंने अब लड़ाई को एक दूसरे लेवल पे ले गए। अब उन्होंने जो बार कहते हैं लड़ाई का, वो बार उन्होंने रेस कर दिया है। तो अब यूक्रेन को भी और देशों से ये मदद मिल सकती है कि वो भी एक अनकन्वेंशनल वेपन्स का इस्तेमाल कर सके। और अगर ऐसा होता है तो फिर लड़ाई कहां जाके खत्म होगी या किस स्थिति में चली जाएगी, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देन इट कैन बी। जी, लेकिन मोहम्मद अली शाह साहब, जरूरत क्यों पड़ रही है रूस को वैक्यूम बम इस्तेमाल करने की? देखिए, रूस ये बात भांपता है और समझता है कि अमेरिका केवल ऐसे परमाणु हथियारों से डरती है, बाकी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और रूस जो है उसको मालूम भी है कि उस पे प्रतिबंधें लगेंगी। उन्होंने क्या ये पहले नहीं सोचा था कि उन पे सैंक्शन लगेंगे, प्रतिबंधें बनेंगी, दुनिया उनको अकेले छोड़ देगी? सोचा था। व्लादिमीर पुतिन ने ये जो कदम है, ये जोश में नहीं होश में उठाया है, सोच समझ के उठाया है, और गलत क्यों उठाया है? बहुत ही गलत उठाया है। और जैसे कल अफरोज साहब ने बताया कि जी हाँ, ये बम का इस्तेमाल करना बहुत ही गलत होएगा, क्योंकि अब बताता हूं क्या होगा इससे। अगर उन्होंने फर्ज करिए ये बम का इस्तेमाल कर लिया अमेरिका पे बख्शने वाला नहीं है। और तब जो अभी दुनिया का डर है कि तीसरे विश्व युद्ध में ना बदल जाए, तब जी हां बिल्कुल तीसरे विश्व युद्ध में तब बदलेगा। एक तरीके से समझदारी भी थी कि नेटो फोर्सेस को ऑन ग्राउंड नहीं उतारा, क्योंकि यूक्रेन वैसे भी मेंबर नहीं है नेटो का। और अगर फर्ज करिए, अगर उतरते भी, तो आप फर्ज करिए 30 राष्ट्र यूरोपियन राष्ट्र ऑन ग्राउंड लड़ते, यूरोपियन युद्ध तो होता ही होता, साथ में ये कहीं ना कहीं घूम फिर के एक विश्व युद्ध भी बनने की इसमें खतरा था। तो अभी जहां पे हम जैसे 24 फरवरी को इन्होंने घुस गए ये लोग रूस की यूक्रेन पे हमला बोलने के लिए, भाई एक तरीके दोनों तरफ से जो व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं बहुत गलत है, मगर टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। दो गलतियां सही कहीं भी नहीं होती हैं। बीइंग पीसफुल इज बेटर देन बीइंग राइट। ये लियो टॉल्स्टॉय को मैं कोट करता हूं, जो कि रशियन रूसी राइटर है। एक और गलती रूस की, मोहम्मद अली शाह साहब, हम अपने दर्शकों को बता दें, आपके पास लौटेंगे उसके बाद। तस्वीरों में खार्किव के एक हमले को देखिए। सैन्य सूत्र कह रहे हैं कि वीडियो से पता चलता है कि रूस ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया था, जिनका इस्तेमाल करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध है। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स ने कहा है कि BM-21 ग्राड एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम होता है, जिसका इस्तेमाल किसी बड़े क्षेत्र पर हमला करने के लिए किया जाता है। इसी की मदद से क्लस्टर बमों को दुश्मन के इलाके में गिराया जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस युद्ध में रूस और यूक्रेन ने अब तक क्या क्या खोया है, किसको कितना नुकसान हुआ है। देखिए, यूक्रेन की अगर बात करें तो 352 लोग, नागरिक और सैनिक मिलाकर मारे गए। एयरक्राफ्ट 31, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां 314, तोप और आर्टिलरी 121 का नुकसान हुआ है। रूस की अगर बात करें तो 5300 सैनिक और नागरिक का नुकसान। एयरक्राफ्ट अगर बात करें तो 55, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां 1007, तोप और आर्टिलरी 200 से ज्यादा। ये रूस का नुकसान।
क्लस्टर बम, अपूर्व जी, क्लस्टर बम, वैक्यूम बम के बाद इस बात के भी एक्सपर्ट्स ने संकेत दिए हैं कि क्लस्टर बम का इस्तेमाल भी कर रहा है रूस। जी हाँ, ये भी सुनने में आ रहा है कि रूस ने क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है, मगर इसमें देखिए समझने वाली बात यह है कि क्लस्टर बॉम्ब्स में अगर एक नॉर्मल हाई एक्सप्लोजिव क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो कोई मतलब वो मैं नहीं कहूंगा कि वो जिनीवा कन्वेंशन की बदखिलाफी है, क्योंकि क्लस्टर बॉम्ब्स और जो क्लस्टर बॉम्ब्स जिस तरह से डिलीवर करे जाते हैं, एक नॉर्मल हाई एक्सप्लोजिव बॉम्ब्स, वो एक लड़ाई का एक नॉर्मल हिस्सा है। वो एक तरह से एक आर्टिलरी का, एक रॉकेट आर्टिलरी का एक हिस्सा है जिसका इस्तेमाल नॉर्मल लड़ाई में भी किया जाता है। एज लॉन्ग एज ये क्लस्टर बॉम्ब्स को वो सिविलियन इलाके में ना इस्तेमाल करें जहां पर कि इनका असर बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि क्लस्टर बॉम्ब्स जब वो गिरते हैं और जब जिस तरह से उनका फैलाव होता है उस इलाके में, फिर वो कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। मगर जब तक उसमें केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि उसमें जिनीवा कन्वेंशन की बदखिलाफी हो रही है। जबकि जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है, मगर अगर इसको जिनीवा कन्वेंशन के हिसाब से देखा जाए तो एक नॉर्मल हाई एक्सप्लोजिव क्लस्टर बॉम्ब इज नॉट गोइंग अगेंस्ट द कन्वेंशन। जी, मोहम्मद अली शाह साहब, एक छोटा सा जवाब से जरूर चाहूंगा, आज की रात कितनी भारी है कीव पर? भाई बहुत भारी है, और इसको मैं बड़े सिंपल स्पष्ट तरीके से मैं बोलूंगा ताकि हर कोई समझ जाए ये बात को। देखिए बात ऐसी है कि अगर मैं मर रहा हूं, मैं डूब रहा हूं, अरे मैं तो डूबूंगा, मैं तो मरूंगा, साथ में इनको भी साथ में लेके जाऊंगा। बस यही तरीका रूस अपना रहा है अभी। रूस को मालूम है कि भाई देखिए, जंग में विजय किसी की नहीं होती। जंग में विजय अगर होती भी है तो वो जो नेता जो लड़ा रहे हैं उनकी होती है। जेलेंस्की की, पुतिन की जीत होगी अल्टीमेटली। मरेंगे तो मासूम लोग एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, अब ये जेलेंस्की को मालूम है कि भाई रूस जो है इनको मार देगा, उनको भी अच्छे से मालूम है। उनको नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मालूम, वो उसको चाहिए अपनी कुर्सी। जेलेंस्की को कोई प्रिंसिपल जो लोग बेवकूफ बन रहे हैं ऐसे नेता के हाथों, जो पहले एक बड़ा अच्छा कलाकार था, लोग उसको चाहते भी थे, सराहा भी था, अब आके वो अपने लोगों की बलि चढ़ा रहा है। इसको लीडरशिप मैं नहीं मानता। लीडरशिप वो होती है, कल अपूर्व टंडन ने हमारी पलटन कमांड कर रखी है, ये सीओ रह चुके हैं हमारे यूनिट के 170 मीडियम रेजिमेंट के। इनको पता है एग्जैक्टली क्लस्टर बॉम्ब जैसे उन्होंने बताया रॉकेट आर्टिलरी में इस्तेमाल होता है। भाई अब रूस जो है चालाकी से ऐसे बम इस्तेमाल करेगा जो कि जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक गलत नहीं होगा, लेकिन एथिकली गलत होगा। उसका जो डिस्ट्रक्शन होगा वो बहुत जबरदस्त, व्यापक पैमाने पर उसका असर देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मोहम्मद अली शाह साहब और अपूर्व जी, आप दोनों ही का जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें, यूक्रेन की ईयू में शामिल होने की अर्जी जो है वो मंजूर हो गई है। ईयू संसद ने यूक्रेन की अपील को मंजूरी दी है। कल यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एमओयू पर दस्तखत किए थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जिस वक्त यूरोपियन यूनियन को संबोधित किया, उस वक्त उनका ट्रांसलेटर भावुक हो गया और रो पड़ा। रुंधे गले से ट्रांसलेटर की आवाज सुनी जा सकती है। We are fighting just for our land and for our freedom, despite the fact that all large cities of our country are now blocked. Nobody is going to enter and intervene with our freedom and country. And believe you me, every square of today, no matter what it's called, is going to be called, as today, Freedom Square in every city of our country. Nobody is going to break us. We are strong. We are Ukrainians. नजर रहेगी हर खबर पर और खबर के पीछे की खबर भी आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आज के लिए जागते रहो में इतना ही। अब कल रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी उम्मीद के साथ आज मुझे इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।